नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का प्लस वन टेलीविजन के कार्यक्रम डियर डॉक्टर में। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल मेडिसिटी वयोधा हॉस्पिटल के मशहूर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जियाउल हक। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ही इज द फर्स्ट सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट इन नेपाल। सर, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्लस वन टेलीविज़न, जो आपने मुझे इतने अच्छा मौका दिया जो मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर सकूं। मैं नेपाल मेडिसिटी में एज अ यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट काम कर रहा हूं। यूरोलॉजी में आपको एज पता ही है, जिस मूत्र रोग और मृगोला संबंधी ये होता है, और एंड्रोलॉजी में मेल जो हैं उनकी इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिजीज़, इसमें मैं फीमेल को भी डील करता हूँ। फीमेल में भी बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज़ होते हैं। सर, तो यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी दोनों तो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये युवाओं में आजकल शुक्राणु की संख्या कम होना, विच इज लो स्पर्म काउंट, इस तरह की समस्या किस हद तक गंभीर है? आजकल जो के हालात में ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। उसका मेन रीज़न जो है लाइफ स्टाइल है। दैट हैज़ बीन लॉट ऑफ चेंज इन लाइफ स्टाइल, जिसमें आप देख लें कि दे आर टेकिंग लॉट ऑफ अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, एंड दिस सेडेंटरी लाइफ, in that there is increase in obesity। आपका जो ये मोटापा आ जाता है और वो हेल्थी होते नहीं, एक्सरसाइज रेगुलर कर नहीं रहते। इसकी वजह से आपके ना स्पर्म काउंट पे बड़ा इफेक्ट होता है, और वो डिफरेंट तरह से आपको प्रेजेंट करता है, जैसे कि एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्टेनोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया। ये डिफरेंट टाइप की ये आपकी बीमारी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्पर्म के ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे किसी में आपके स्पर्म बड़े कम हो जाते हैं, किसी में स्पर्म होते सही क्वांटिटी में है लेकिन उनकी रफ्तार नहीं होती है, और अगर रफ्तार होती है तो उसके जो आकार होता है, जैसे आप कह लें स्पर्म का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई कमी रहती है। तो ये डिफरेंट वजह से हो सकता है, जिसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो सर, इसका इलाज संभव है? इसका इलाज संभव है, बिल्कुल संभव है। आपने मतलब देखिए, एक प्रजनन का एक मतलब एज होता है, सीमित एज होता है। सो दैट इज द मैरिज एज। ऑब्वियस इन आवर सोसाइटी, हम अपने सोसाइटी में देख सकते हैं 20 से 21 साल से स्टार्ट होता है। और क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल भी बड़े टफ है, लोग लेट शादी भी कर रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं जितना लेट शादी हो उसमें स्पर्म की वो ओवा एंड स्पर्म हैव अ डिक्रीज इन क्वालिटी, ये देखा गया है। तो सर, आपका कहना है कि ना ही सिर्फ महिला बल्कि पुरुषों का भी एक टाइम लिमिट है रिप्रोडक्टिव एज? बिल्कुल, रिप्रोडक्टिव एज का टाइम है, बट ऐसा देखो मेल में तो देयर इज नो लिमिट। अच्छा। बट देखा गया है कि ये एज के साथ क्वालिटी में डिफरेंसेस आते हैं, और फीमेल में आफ्टर 35 वी आर वेरी होपलेस। मतलब एज नहीं कि हम होपलेस हो जाते हैं, डिक्रीज क्वालिटी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि अगर ऑप्शन देखें, फीमेल में हर एज के बाद ना हम हर ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं, आपका एज लेडीज है, अभी 2 साल 3 साल शादी हुआ है, और आपने उससे बोला उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने डायरेक्ट इक्सी की तरफ या यूथ की तरफ। पहले आप देखें उसके लिए बेस्ट क्या है। इफ़ देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन उसके में, उसको आप ट्रीट करें। ठीक, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करें। तो ये सारी चीज़ें ना एज वाइज आप लेके चलें। हाँ, इफ़ देयर इज़ एज इज़ मोर देन 30, देन यू हैव टू गो फॉर अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो उसके लिए बेहतर है। बिकॉज इन मैकेनिकल आप इसमें देख लें, इक्सी और ये सारे में देयर इज चांसेस इज वेरी लो। आई मीन 20% चांसेस है कि आपको वो सक्सेस के। तो इसलिए वो लास्ट ऑप्शन हम रखते हैं। जी। तो सर, मेल रिप्रोडक्टिव एज आइडियली क्या होता है? मतलब बेस्ट फर्टाइल टाइम क्या है लड़कों के लिए? लड़कों के लिए एज सच जो मैं अपने फील्ड में देखा हूँ कि ये रिसर्च में बता रहा था, रिसर्च में ये है कि जितना आप लेट करते हैं स्पर्म की क्वालिटी डाउन होते हैं। लेकिन एज सच ऐसा नहीं हमारी सोसाइटी में कि आप मतलब आप
मतलब बेस्ट इज टू मैरी अर्लियर, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप नहीं करते हो तो मेल में 30 ईयर 35 ईयर इज ऑल्सो ओके, बट फॉर फीमेल इट्स नॉट ओके। यू हैव टू डू अर्ली बिकॉज देयर इज द रिस्टोरेशन ऑफ ओवा, तो उसका जो रिजर्वेशन है वो कम हो जाएगा जी। तो मेल में एज सच लिमिटेशन आप नहीं कह सकते हैं, पर फीमेल में यस देयर इज अ लिमिटेशन जी। तो सर ये जो पुरुष बांझपन का टॉपिक है, मेल इनफर्टिलिटी, तो इसकी आमतौर पर क्या कारण देखने को मिलते हैं? वही आमतौर पर मैंने आपको यही बताया कि इसमें लाइफस्टाइल है, हार्मोनल है, कभी ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, कॉन्जेनिटल है, बहुत सारे में आपको अनुवांशिक कहते हैं, और आई एम वीक इन हिंदी, दैट्स वाई अनुवांशिक, दैट हेरिडिटी में आपके आ रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म में, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म में, इसमें सारा आपको देखना होता है। ये सारे वजह हैं जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही होती है। तो सर आमतौर पर आप जिन पेशेंट्स से डील करते हैं, आमतौर पर वो किन वजहों को लेकर आते हैं आपके पास? मेन इनफर्टिलिटी के हवाले से आ रहे होते हैं, तो जिसमें बहुत सारे होते हैं। अभी तक जो मैं अभी हमारे वहाँ तो हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। फिलहाल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो मेल को पता चल रहा है, जो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट जिनको बता रही है कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल में है, एंड दे आर कमिंग टू मी। उसमें मेन वजह उसमें ये आ रहे हैं कि उसमें वो स्पर्म क्वालिटी जो है ना, वो आपका डिक्रीज होता है। दैट कुड बी लेस काउंट, that could be a less mortality, or that could be a morphology problem, इसके लिए आते हैं। तो उसमें फिर हमें देखना होता है ना कि अगर देखो, और सबसे बड़ी जो है एजोस्पर्मिया के केसेस दिन पे दिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको बता दूं व्हाट इज़ एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया ये है कि शुक्राणु जो है ना वीर्य में आपके कम हो जाते हैं। तो उसमें उसके बहुत सारे वजह हैं। उसके अवरोधक है और नॉन अवरोधक है, जिसमें हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले तो इसमें डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। क्योंकि देखिए, आप जाते हैं टेस्ट कराते हैं, टेस्ट रिपोर्ट में आता है कि आपके बिल्कुल टेस्ट में 0 आ गया, एंड दैट पर्सन बहुत वो होपलेस हो जाते हैं। इस केस में मैं ये बोलूँगा कि होपलेस नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है, लैब के एरर होते हैं, उसमें आप प्रॉपर ढंग से आप सीमेन का वो सैंपल नहीं दिए होते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर एक तो सैंपल दें, और प्लस कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर सैंपल देने के बाद भी टेक्नीशियन जो है ना, उसको स्टेयर नहीं किए होते हैं, तो कभी कभी लैब एरर भी होता है। तो वो सारा चीज़ भी देखते हुए अगर 2 या 3 रिपोर्ट में एजोस्पर्मिया आ रहा है, जो आपका बिल्कुल स्पर्म, देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी। जस्ट आप आए, हम उसको देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। उसमें पहले तो हिस्ट्री लेके कोई ट्रॉमा है या नहीं है वो देखना होगा, हार्मोनल हम देखेंगे, प्लस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ वी आर गोइंग फॉर द कंस्ट्रक्टिव सर्जरी देन वी हैव टू एग्जामिन दैट पेशेंट वेरी मच, बिकॉज आपके जब आप एग्जामिन करते हैं तो वो आपको पता चलता है कि ये ब्लॉकेज है या नहीं, क्योंकि ब्लॉकेज साइट आप पाल्पेट करके ही पता कर सकते हैं। प्लस उसमें हम सीमेन में फ्रुक्टोज देखते हैं, फ्रुक्टोज अगर इंक्रीज हुआ तो वो हमारी डिजिटल जो ब्लॉकेज है वो पता करता है। तो देन वी डिसाइड टू गो फॉर सर्जरी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव वन। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, कभी कभी उसमें जरा शुक्राणु जो है वो नहीं बन रहा होता है, और बन भी रहा होता है बहुत कम बन रहा होता है। उसमें हम फिर देखते हैं, उसमें आपका आ जाएगा ओलिगोस्पर्मिया। फिर हम उसमें क्या करते हैं, टू प्रॉपर डायग्नोस के लिए हम उसका फिर टीजा टीजी हम करके ना, और मैपिंग करके फिर हम उसमें जाते हैं। तो लास्ट समरी में ये बताना चाहूँगा, ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव पता करना एजोस्पर्मिया के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जिनको बिल्कुल शुक्राणु 0 आ रहे हैं उनको वरी नहीं होना चाहिए, अपने आप को सही डायग्नोस कराना है। सर, तो जैसा कि आपने बताया कि एक पुरुषों में खासकर इनफर्टिलिटी होता है हेल्दी स्पर्म ना होने की वजह से। तो हेल्दी स्पर्म मेंटेन करने के लिए हम किस तरह के बदलाव ला सकते हैं अपनी जीवन शैली में? बिल्कुल, पहले तो जो आपकी हैबिट हैं, जो हैबिचुअल हैं जिस चीज़ के, जैसे स्मोकिंग है, यू हैव टू क्विट दिस स्मोकिंग, आपको छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहलिक है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दैट इज़ ऑल्सो अ कल्प्रिट, तो उसको भी आपने छोड़ना होगा। और प्लस आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी फ्रूट हुआ, फाइबर डाइट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट लें जिसमें ज़रा जिंक सारे, मैग्नीशियम ये सारे हों, तो ये आपके इसमें स्पर्म काउंट में बहुत बेहतरी ये करेगी। ऑयली फूड कम खाएं, यानी ओबेसिटी जो है वो आपको कम से कम करना है। हेल्दी डाइट में मेंटेन करते हुए आपको रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सारे आपने करने हैं, तो इससे आपके स्पर्म काउंट बेहतर रहेंगे।
चांसेस हैं जी। एंड अदर इज ऑल्सो दैट टेम्परेचर ऑल्सो, हॉट वेदर में बहुत बार, क्योंकि हॉट एटमोसफेयर इज ऑल्सो अ बैड फॉर टेम्परेचर, मतलब हॉट एनवायरमेंट मेक टेम्परेचर हाई एंड दैट हाई टेम्परेचर इज नॉट आइडियल कंडीशन फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। तो उसमें क्या करना है, हॉट वेदर में आपने ज़्यादातर, जैसे आई विल टेल दैट बाइकर जो होते हैं उनको अपने सीट का ख्याल करना, जब गर्मी में गए हैं तो वो सीट बड़ा गर्म होता है, तो आप यू हैव टू जस्ट कूल इट डाउन एंड देन यू हैव टू राइड ऑन इट। तो इस तरह आपने उसको करना है, तो दैट वुड बी अ बेटर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। जी सर, हमारे समाज में एक ऐसी परेशानी है जिसके बारे में लोग अक्सर जानते नहीं है, ना उस बारे में बात की जाती है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया। बिल्कुल। तो ये असल में क्या है? हाँ, ये उन पेरेंट्स के लिए, मैं ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आई वाज होपिंग दैट यू विल आस्क मी दैट वन। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये सवाल किया। देखिए, एम्बिगुअस जेनिटेलिया एक नेचुरल चीज़ है जो बहुत बार ऐसा होता है। पहले आप जाने एम्बिगुअस जेनिटेलिया क्या है। इसमें आपको पता नहीं चलता है कि लड़का आपका लड़की है या लड़का है। तो एट बर्थ जो भी आपको समझ में आता है आप उसको कर लेते हो। जब बच्चा पैदा होता है आप भी समझ नहीं पाते हो लड़का है या लड़की है। लेटर ऑन जब आप वो देखते हो, भाई इसके मूंछ दाढ़ी नहीं आ रहे हैं या ये पता नहीं कैसे ग्रो कर रहा है, उनका गुप्तांग होता है वो सही में पता नहीं चल पा रहा होता है उनको। तो इसमें हम क्या करते हैं, हार्मोनल टेस्ट करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं। उसमें जो हमें पता चलता है कि अगर इफ इज अ मेल देन वी विल जस्ट, अगर ऑर्कियोटोपैक्सी करना हो तो हम उसको ऑर्कियोटोपैक्सी करते हैं एंड वी विल मेक इट मोर मेल। अगर वो फीमेल है एंड देयर इज अ एक्स्ट्रा ऑर्गन तो हम उसको जैसे वेजिनेक्टमी करते हैं, उसको निकाल के जिसके यूरेथ्रा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड उस तरह के पेशेंट बड़े मतलब इधर उधर जा रहे होते हैं, उनके पैसे भी बहुत लग रहे होते हैं। तो नेपाल में अब आ गए हैं, तो इसमें आपको विजिटिंग कंसल्टिंग के लिए आप आएँ, बेशक आएँ, आप देखें, उसमें मैं आपको एक अच्छा सा राय दे सकता हूँ। जी। तो सर, अब इस तरह की परेशानी अब नेपाल में भी देखने को मिल रही है और बहुत सुनकर अच्छा लगा कि आज ऐसे उपचार अब नेपाल में भी संभव हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा जो एक्सपोज़र हुआ है कैनेडियन फेलो के साथ हुआ है, तो वी हैव डन लॉट ऑफ वेजिनेक्टमी। अच्छा। उसमें क्या होता है, आपका यूरेथ्रा क्लिटोरिस जो होती है वो छोटा होता है और साथ में वेजाइना भी बना होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू कट इट दैट। वेजिटेक्टमी में हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेजाइना बना होता है उसको हम निकाल के और उससे यूरेथ्रा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जी। तो सर, फर्टिलिटी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तो एक पुरुष और एक महिला दोनों के संदर्भ में होता है। हाँ। तो सर, इसमें महिला का किस तरह से योगदान है इनफर्टिलिटी के? मतलब देखिए, बच्चा जो है ना वो मेल और फीमेल दोनों की वजह से बनता है। तो वो 50% इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों की तरफ से होता है। तो अब क्योंकि ये 50% मेल और फीमेल है, तो फीमेल जो इनफर्टिलिटी होता है उसको गायनोकोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं और मेल होता है उसको एंड्रोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं। तो इसमें यही है, दोनों का 50-50 रेशियो है। तो फर्स्ट यू हैव टू नो वेयर इज द प्रॉब्लम। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन फीमेल, दे मस्ट गो टू गायनोकोलॉजिस्ट, एंड देयर इज अ मेल फैक्टर, देन दे हैव टू कम टू एंड्रोलॉजिस्ट। ये होना चाहिए। सर, एक और आम तौर पर देखे जाने वाली समस्या समय से पहले वीर्यपात यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब भी आमतौर पर सुनने को मिलता है, इस तरह की परेशानियां। तो सर, ये किन कारणों से होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कॉजेज मेडिकल कॉजेज हैं और लाइफस्टाइल भी है, जिसमें स्ट्रेसफुल लाइफ है और सेडेंट्री लाइफ है, ये सारे हैं। प्लस बहुत सारे मेडिकल कंडीशन है जिसमें शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे के साथ साथ बहुत सारा उसमें आपके हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सारे की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा होता है। तो हम देखते हैं जो जिस लेवल पे जा रहा होता है हम उसी को ट्रीट कर रहे होते हैं। और एक बीमारी होता है लेट ऑन सेट हाइपोगोनेटिज्म। तो उसमें ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, जब 40-45 क्रॉस करते हैं तो सडनली आपका लॉस ऑफ लिबिडो होता है। तो उसमें आप सोचते हैं कि पहले तो मैं ठीक था, अभी क्यों नहीं है। तो उसमें होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। उसमें सिंपली हम टेस्ट करते हैं, इफ़ देयर इज़ अ टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो किस वजह से कम हो रहा है उसको हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वी ट्रीट। सर, आपने बात की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेल हार्मोन। तो सर, इसकी कमी के लक्षणों को किस तरह से पहचाना जा सकता है? इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी की वजह से आपको बड़े थकान सा फील होना,
लॉस ऑफ लिबिडो है, कोई काम में दिल नहीं लगना, स्ट्रेस। तो इसमें जब पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं तो वो यही बता रहे होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें मेन ये है, तो उसमें फिर हम इसको टेस्ट करके देख रहे होते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू लैब हम उसको फिर उसी मुताबिक चल रहे होते हैं जी। हाँ ये तो सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन की कमी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इन सब तरह की बीमारियों का इलाज संभव है? सारे संभव है। ये जो मेल सेक्सुअल डिजीज का आप देखिए आइडेंटिफाई करें डिजीज क्या है, तो ये 100% क्यूरेबल है। अच्छा। हाँ, इन फर्टिलिटी वी डू आवर बेस्ट, वी मेक स्पर्म हेल्दियर, बट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट हिंडर द ट्रीटमेंट। उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम तो मेल को उनके स्पर्म काउंट को बेहतर बना देते हैं, लेकिन जो चीज़ कभी कभी जो लक अनलक की बातें होती हैं तो वो एक फैक्टर रह जाता है, उसमें हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, पर मेल सेक्सुअल डिजीज में 100% गारंटी होता है। जी सर, पुरुषों का सेक्सुअल हेल्थ, इस पे तनाव या मानसिक स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का किस प्रकार असर पड़ता है? अभी के हालात में अगर आप देखें तो जो आप बता रही हैं यही मेन फैक्टर है, स्ट्रेस। बिकॉज इसमें एक बीमारी आती है जो बहुत आप लोगों ने अनकम, जो उसको इंग्लिश में तो हम कहते हैं अनकंजुगेटेड मैरिज, जिसको असंगलन लाइट, मेरे ख्याल से हिंदी में यही उसको बोलते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है, उसमें एंजाइटी प्रॉब्लम की वजह से मेल की तरफ से यही होता है कि ही कांट एबल टू परफॉर्म। जी। जस्ट ऐसे ही होता है जैसे कि आप एक महफिल में जा रहे हैं और आपको माइक दिया जाए और आप परफॉर्म ना कर सके, तो दिस सेम थिंग हैपेंस इन मेल आल्सो। और फीमेल में भी बहुत सारी ऐसे सेक्सुअल बीमारी होती है जो हमारे सोसाइटी में एड्रेस नहीं करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी एक बीमारी है वेजिनिस्मस, तो उसको भी उस मुताबिक देखना चाहिए। कपल अगर किसी डिफ़िकल्टी में जा रहा है, दे हैव टू कम टू अ सेक्सोलॉजिस्ट, उसको आना चाहिए, उस अपने आप को एड्रेस कराना चाहिए, एंड दे कैन गेट अ गुड ट्रीटमेंट हियर। जी सर, आपकी बातें सुनकर मुझे समझ आ रहा है कि गुप्त रोग आज के दिन में उतना गुप्त नहीं रहा और लोगों को इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह दें अपने प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, इसमें थैंक यू अगेन फॉर +1 टीवी, जो बहुत अच्छा अवसर दिया कि मैं एक अपने, क्योंकि देखिए मैं ट्रेन बहुत अच्छी जगह से हुआ, मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत जगह मिली, बट आई वांट टू सर्व इन आवर सिटी, आवर कंट्री, सो मैं इधर आया हूँ बौद्धिया अपने हॉस्पिटल मेडिसिटी में। तो मैं चाहूँगा लोगों को अवेयर करें कि देखो आपको प्रजनन कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप एड्रेस करें कि आपको एक्चुअली है क्या। देखिए हर बार हमारी सोसाइटी में हम लेडीज़ को ही ट्रीट ऐसा कल्प्रिट मानते हैं, दैट इज़ नॉट अ केस। आप जाएँ, आप दोनों टेस्ट कराएं अपने अपने, उसमें आपको पता चलेगा कि मेल फैक्टर है या फीमेल फैक्टर है, देन वी गो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। अगर आपको लगता है फीमेल फैक्टर है देन गो फॉर फीमेल ट्रीटमेंट, अगर मेल फैक्टर है तो मेल फैक्टर में आना पड़ेगा। और मेल फैक्टर ऐसे नहीं जैसे आपने टेस्ट कराया, सीमेन का टेस्ट आया और आपका रिपोर्ट आया और आप ये कह दें इसमें ये मसला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपने उसको एग्जामिन करना होता है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कंसल्टेंसी तो ज़रूर आप मेल फीमेल दोनों डॉक्टर से कराएं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि प्रॉब्लम है कहाँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये बड़े इजीली ट्रीटेबल होते हैं बीमारी। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे कि जिसमें एक खानदानी बीमारी होती है, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, उसमें भी एक होते हैं टेस्टिकुलर साइज बड़े छोटे हैं, तो उसको भी हम मेडिसिन से ठीक किए, मेडिसिन आ चुके हैं, इंजेक्शन लगा के भी हम उसको एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं और उसको भी इंशाल्लाह ठीक कर सकते हैं हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने थैंक यू सो मच अपना कीमती समय के साथ इतनी जानकारीपूर्ण बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच +1 टीवी ऑल्सो। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं नेपाल के पहले सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट से मुझे बात करने का अवसर मिला। Thank you, ma'am. I am also very thankful to all your team that they have given me a precious time, and thank you so much. उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी बातचीत से हमारे दर्शकों को ये सीख मिली होगी कि गुप्त रोगों के बारे में आप डॉक्टर से मिलें, बात करें, सही डॉक्टर से बात करें जो इस विभाग में स्पेशलाइज किया हुआ हो।
और इसी के साथ जेन्युइन मेडिकल एडवाइस लेते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम डियर डॉक्टर के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ मैं श्रेया आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए +1 4K टेलीविजन।